हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें फोकस हमारा जो आज के जो मैंने कुछ सेलेक्ट प्रैक्टिस ली वो मैंने मोस्टली आईटी जैम और जस्ट का कुछ गेट के भी प्रैक्टिस में इंक्लूडेड है। बट फोकस हमारा टोटली जो होता है वो आईटी जैम, सीयूटी, जस्ट, गेट और टीआई पार पे है। ठीक है, तो ये क्लास इन सभी के लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। आज हम यहाँ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और एप्लीकेशन पे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोर्सेज जो है लगातार चल रहे हैं। अगर आप नए हैं तो जाकर के अभी के अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो फ्रॉम द प्ले स्टोर। आप लोग को एप्लीकेशन सेम नाम से मिल जाएगी, फिजिक्स टॉक्स नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी और जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो है लगातार चल रहे हैं। अभी मैथमेटिकल फिजिक्स का जो कोर्स है वो भी अनाउंस हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोर्स है, क्वांटम का भी कोर्स आने वाला है। ठीक है, हिंट है थोड़ी सी। ठीक है, तो लगातार वहां पे कोर्सेज चल रहे हैं। तो आज के पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 आपसे क्या बोला गया? आईटी जैम 2005 का ये सेकंड है और इस सवाल में आपसे बोला गया कि मतलब दो पॉइंट चार्ज से एक है +Q1 और दूसरा है +Q2। आपसे बोला गया दे आर एट अ फाइनाइट डिस्टेंस डी। ये फाइनाइट डिस्टेंस डी पर है और अगर इनके मालूम ये ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है? डी। अगर इनके बीच की दूरी डी है, इट इज डिजायर टू पुट द थर्ड चार्ज Q3 इन बिटवीन। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि Q3 चार्ज बन चाह रहे हैं, इनके बीच में रखना कहीं जगह। मान लो हमने यहाँ पे +Q3 चार्ज रख दिया और हम प्लस नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है हमने Q3 रख दिया। ठीक है, हमें नहीं पता कि प्लस है माइनस है। क्लियर? लाइन ज्वाइनिंग देम सो दैट Q3 इज इन इक्विलिब्रियम। हमने क्या रखा? Q3 इस तरह से रखा कि ये किसमें है? ये इक्विलिब्रियम में। अगर ये इक्विलिब्रियम है अर्थात यहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। ठीक। अब बहुत ध्यान सोचो कि आपसे बोला गया है कि ये तभी पॉसिबल है इफ Q3 पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा या पॉसिबल ही नहीं है। जो चार ऑप्शन देंगे। तो बहुत ध्यान सोचो कि अगर मान लो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ यहाँ से, तो ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, मान लो F1। ठीक, ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा F2। तो ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब F1 की वैल्यू F2 के इक्वल होगी। फिर पॉसिबल होगा जब F1 की वैल्यू F2 के इक्वल होगी। तो ध्यान सोचो कि अगर यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस चार्ज रख देते हैं, एक Q1 है, ये Q2। मान लो हमने यहाँ पर जब प्लस चार्ज रखा तो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग गया। लेकिन सोचो माइनस रख देंगे, -Q3 रख देंगे, तो ये वाला इसको इधर की तरफ खींचेगा, ये वाला इसको इधर की तरफ खींचेगा। यानी इसकी वजह से इधर फोर्स जो था F1 वो चेंज तो होगा नहीं, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस पहले केस में क्या था? F1 अगर इधर लग रहा है तो अब इस केस में क्या होगा? F1 इधर लगेगा क्योंकि जो चार्ज है उसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, और F2 जो है वो इधर लग जाएगा। बट F1 इज इक्वल टू तो F2 ही रहेगा ना। साइन पे तो कोई फर्क पड़ेगा? साइन से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेंगे फोर्सेस के। अर्थात अब भी दोनों दूसरे कैंसल आउट कर देंगे और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम कोई भी चार्ज लेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? अर्थात दिस इज पॉसिबल इनरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ Q3। यानी अगर हमारे पास, देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास प्लस का चार्ज है दोनों, मान लो प्लस का Q1 प्लस का Q2, ठीक है, तो इनके बीचों बीच में हमें कहीं बीचों बीच का मतलब इनके इस वाली लाइन पर ही हमें चार्ज रखना पड़ेगा, या ये दोनों सेम मतलब माइनस के। ये Q2 हो सकता है ये माइनस का और ये भी माइनस का, तब भी हमें बीच में ही इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें बीच में ही मिलेगा। लेकिन अगर दोनों के साइन जो है वो मान लो अपोजिट है कि Q1 प्लस का है, Q2 माइनस का है, तो हमें इधर साइड में या तो इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और किधर मिलेगा? जो छोटा, ठीक है, छोटी सी कि जिधर छोटा वाला, मान लो Q2 जो है वो छोटा वाला है, तो हमें इस साइड में इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। क्या मेरे को क्लियर? छोटी सी ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन के अपार्ट हमें चीजें समझ आनी चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे चीजें चल रही है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया? अगला क्वेश्चन आपका आईटी जैम 2008 से लिया गया। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल दिया गया है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल देगा V इज इक्वल टू 2x प्लस 4y। 2x प्लस 4y। आपसे बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी आपको निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी U is given as half epsilon naught modulus of E का square. This is the electrostatic energy density. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है तो हमें इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से एक्सप्रेस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है। पोटेंशियल गिवन है, ग्रेडियंट कर दो। तो E क्या हमारे पास? माइनस का ग्रेड ऑफ
जी। तो माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v करने के लिए क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑपरेटर किस तरह से लिखते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल इंटू इंटू जो हमारे पास v है, v कितना है 2x प्लस 4, v क्या है 2x प्लस 4। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखो, आर इसको उठा के यहाँ अंदर लेके आओगे, फिर ऊपर इसमें लेके आओगे, फिर ऊपर इसमें लेके आओगे, इसमें लेके आओगे और प्लस क्या आएगा माइनस का आई डेल बाई डेल एक्स इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक, प्लस जे में लेके आओगे, यहाँ पर उठा के लाओगे तो वाई है केवल यहाँ पर, तो वाई के स्थान करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर यहाँ उठा के लाओगे तो 0 हो जाएगा, खत्म। यानी क्या आ गया माइनस का 2 आई कैप माइनस का 4, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी डेंसिटी। हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी, अर्थात स्मॉल यू क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट मॉड्यूलस ऑफ ई का होल स्क्वायर, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसका मॉडुलस को ये मॉड ऑफ ई निकालो, मॉड ऑफ ई करोगे तो क्या जाएगा अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया अंडर रूट 4 प्लस 16, यानी अंडर रूट 20 आ गया, अंडर 20 न्यूटन पर मीटर। हो सकता है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए तो यही तक आंसर, यही आंसर है। बट आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछेगी तो हाफ सराउंड की स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे रूट 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20, यानी क्या आ गया यहाँ से 10 एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर क्या है 10 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, चलेंगे। दिस वाज फ्रॉम आईटी जैम 2008, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा जस्ट से लिया मैंने 2012 क्वेश्चन है, जस्ट 2012 में है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि अ सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स डायमीटर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स मान ये मान लिया, एक्स मान लिया, ये हमने वाई मान लिया और ये हमने जीरो, ठीक। तो हमसे क्या बोला गया है कि एक रिंग है जो कि जिसका डायमीटर किसके नाम है, एक्स के नाम, यानी ये हो गई रिंग। क्लियर, और ये इस तरह से रोटेट कर रही है, ये इस तरह से रोटेट कर रही है, ये इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक। देखिए इस तरह से रोटेट करिए, अगर आप इधर खड़े होकर के इस फिगर को देखो तो आपको किस तरह का दिखेगा, आपको ये फिगर कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको ये फिगर इस तरह का, ऊपर वाई दिख रहा होगा, ठीक, इधर आपको जेड दिख रहा होगा, इधर आपको z दिख रहा होगा और सामने आता हुआ x दिख रहा होगा, इधर आपको x दिख रहा होगा। बात क्लियर है ना। और रिंग आपको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, रिंग रिंग आपको कुछ इस तरह से दिख रही है, रिंग आपको कुछ इस तरह से दिख रही है, रिंग आपको कुछ इस तरह से, इस तरह से सिर्फ एक तरह से। भाई आप इसको देखो, इसको आपको देखो, ये रिंग है, रिंग आपको सामने से केवल एक लाइन के टाइप में दिखेगी, तो लाइन दिखेगी। अब ये चूंकि इस तरह से घूम रही है तो ये मान लो किस तरह से घूम रही थी, किसी भी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ भी मान सकते, ठीक। तो ये ओमेगा से घूम रही है, अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो बहुत ध्यान सोचो कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करना है बी के अलावा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, आपसे बोला गया एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 द रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन, रिंग का है एक्स वाई प्लेन, यानी ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो रिंग इस तरह से दिख रही है, ठीक। तो होगा क्या, अब चूंकि रिंग जो है रिंग जो है वो घूमेगी, तो ध्यान सोचो अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो अभी अगर रिंग इस तरह से रखी हुई है तो इससे क्या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी क्या, नहीं हो रही होगी। अर्थात अगर रिंग जब घूमेगी, अगर रिंग जब घूमेगी, मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं इस तरह से दिखाने के लिए कि मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जो ऊपर की डायरेक्शन में है, रिंग हल्की से घूमेगी तो मैग्नेटिक फील्ड पास होना से शुरू होगा, मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। मैं एक नोटबुक से बताता हूँ, मान लो मेरे पास ये नोटबुक, ठीक, ये नोटबुक है इस तरह से रखी हुई है, तो अब बहुत ध्यान सोचो कि अगर इस तरह से रखी है फील्ड ऊपर की तरफ है तो इससे कुछ पास होगा क्या, क्योंकि सरफेस इसकी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो कुछ भी नहीं पास होगा। लेकिन इसको इस तरह से कर दिया जाए, अब सारा का सारा प्रैक्टिस से पास होगा, लेकिन किसी थीटा एंगल पर है, तब भी कुछ cos थीटा वाला जो टर्म आएगा उसकी वजह से कुछ तो फ्लक्स पास होगा इसमें से, आप क्लियर है ना। तो इस वजह से अभी इसमें फ्लक्स 0 होगा, तो फ्लक्स में लिखते क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए cos थीटा, शायद दिखेगा मेरे को। तो फ्लक्स क्या आ गया हमारे पास, फाई बी इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, फ्लक्स आ गया बी ए cos थीटा, यानी बी ए क्या है इसका, इस वाली इसका ए क्या है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब ध्यान सोचो, हमारे पास ये केस था इस तरह से, ठीक, और ये हमारे पास पाई था, ये हमारे पास जेड था, इधर हमारे पास एक्स था, ठीक। अब सोचो ध्यान से, हमारे पास जो रिंग थी वो आफ्टर थीटा डिग्री, आफ्टर टाइम टी इस तरह से घूम गई होगी,
आफ्टर टाइम टी इस तरह से घूम गई, मान लो कोई अल्फा एंगल घूम गई, मान लो अल्फा एंगल घूम गई, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी। कितना घूम जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाई टी, तो अल्फा क्या होगा, ओमेगा टी। तो किसी टाइम टी में थीटा घूम जाएगी, तो उसका एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में होगा, और बी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बी आपका। तो बहुत ध्यान से देखो, जब हम फ्लक्स लिखते हैं फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो थीटा क्या होता है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, और ये है हमारे पास थीटा, बी और ए के बीच का एंगल। लेकिन हमें पता क्या है, ये वाला एंगल, ये क्या है, ओमेगा टी, तो ये क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा 90 माइनस ओमेगा टी, 90 माइनस ओमेगा टी, तो थीटा होगा 90 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ आकर के रख दोगे, तो बी ए क्या हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पाई आर स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आ गया। अब ध्यान से हमें निकालना क्या, ईएमएफ, ईएमएफ निकालने दिया करते माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी इंटू फाई क्या है, फाई क्या है, ये हमारे पास क्या है, बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी पाई आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बी पाई स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन जो है ये सब करेक्ट। बहुत ध्यान सोचो कि आप यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर करते, मिस्टेक आप करते इस थीटा को लिखने में। जब आपने थीटा लिखा है, थीटा हमेशा ध्यान से पी और ए के बीच का एंगल लिखना कभी भी। अब आपको यहाँ क्या लगता कि भाई ये है इतना घूमी, जब ये टाइम टी में इतना घूमी तो एंगल कितना बना, ओमेगा टी। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या रखें, पी पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, और कॉस का जब डिफरेंशिएशन करते हो वहां पे साइन आता है, कॉस का जब डिफरेंशिएशन करते हो वहां पे क्या आता है, साइन। जब साइन आता है और ऑप्शन देखते हैं आप साइन अवेलेबल है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी कर दो। तो वास्तविकता में सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल हमें बी और ए के बीच में है। कंफर्म, क्लियर है, चले आगे, चलो शाबाश, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको एक रीजन में, आपसे बोला गया ए बी सी की वैल्यू, अच्छा ये दिया गया आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी, ये भी आपका जस्ट 2012 का सवाल है। सब ध्यान से सोचो कि करना क्या है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो हमसे बोला गया कि पहले तो देखो, जब भी आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किया कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए, तो आपको एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, यहाँ से एक बात क्या आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या है ये, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। और एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो होती है, उसके लिए हमेशा डेल क्रॉस ई की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज जीरो। एक कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्वेश्चन जो ना, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है आपके हर एग्जाम का, चाहे वो जेस्ट ले लो, चाहे वो एग्जाम ले लो, चाहे सीयूटी ले लो, चाहे टीएफआई ले लो, कोई भी ले लो, गेट ले लो, सबके लिए ये क्वेश्चन ना कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बनता ही बनता है, ज्यादातर बनता है, ठीक है। तो डेल क्रॉस ई जीरो होगा। अच्छा, डेल क्रॉस ई निकालने का तरीका क्या है, डेल क्रॉस ई जब हम करेंगे वो पास क्या जाएगा, आई जे के यहाँ पर रखते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, डेल के कंपोनेंट रखते हैं, तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल बाई, डेल बाई डेल जेड। और ई के कंपोनेंट क्या है, ई के कंपोनेंट ए एक्स, फिर सी जेड, फिर 6 b y, करेक्ट है। इसको आप सॉल्व करो, यहां से क्या जाएगा आई, इसका इसमें कराएंगे डेल बाई वाई इंटू 6 by, डेल बाई ऑफ 6 by माइनस, इसका इसमें कराएंगे डेल बाई डेल जेड ऑफ सी जेड, ठीक, माइनस जे, इसका इसमें कराओगे, इसमें एक्स है, इसमें वाई जीरो, इसमें जेड है, इसमें एक्स जीरो, प्लस के कैप, इसका इसमें के इसका इसमें कराओगे एक्स और जेड में जीरो, माइनस एक्स और वाई में जीरो। हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया, अगले पेज में लिखता हूं मैं कि डेल क्रॉस ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डेल क्रॉस ई की वैल्यू आ गई आई इन 6b माइनस सी, आई कैप 6b माइनस सी। अब चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए इसकी वैल्यू क्या नीचे जीरो, अर्थात दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, अर्थात 6b शुड बी इक्वल टू सी। क्लियर है, कोई डाउट। अगर 6b इज इक्वल टू सी होना चाहिए, अर्थात अगर आप इफ b इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ से c कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 6। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अगर b की वैल्यू 1 रखेंगे तो c 6 गुना, बेसिकली b जो c जो है ना b का 6 गुना। ध्यान रखो, इसमें जो है इस फर्स्ट ऑप्शन में जो c है वो b का 12 गुना है, इसमें जो है
वो 1/6 गुना है, इस वाले में 1/6 गुना, इसमें 6 गुना है, इसमें भी 1/6 गुना है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है? चले आगे। चलो अगले क्वेश्चन तक। अगले क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया? अगले क्वेश्चन में आपका जस्ट 2012 से अच्छे सवाल आए थे, जस्ट 2012 से मैंने काफी सवाल। ठीक है, क्या बोला गया कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ई एंड मास m moving under the influence of a constant horizontal electric field and vertical gravitational field। आपके पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। एक पार्टिकल है, क्या बोल रहा है, जो कि रेस्ट पर है। कहां पर रखा हुआ है? रेस्ट पर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है 0,0 पे रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक, अब आपसे बोला गया इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी इट्स ट्रैजेक्टरी। आपको ट्रैजेक्टरी निकालना है, तो ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए हम करते क्या है, दो तरीके होते हैं, एक होता है कैलकुलेशन वाला तरीका और दूसरा होता है कॉमन सेंस वाला तरीका। तो फर्स्ट रखो हम लोग कैलकुलेशन से, कॉमन सेंस नहीं, लेकिन मुझे पता है कॉमन सेंस लगाने में आपका कॉमन सेंस हिल जाता है। ठीक, तो लिख चलते हैं पहले कैलकुलेशन। ठीक, तो ये जी लिख, बहुत ध्यान सोचो, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन एम, यानी ई इंटू ई बाई, ये बात क्लियर है। एक्सीलरेशन क्या होगा, ई इंटू ई बाई एम, क्लियर पक्का। ये आ गया एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम, या इसको लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या सकते हैं dx बाई dt, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा ई बाई एम इंटू टी प्लस c1। एक बार इंटीग्रेट किया, इधर से इसको धन देगा, यहाँ से एक बार टी आ गया प्लस c1 आ गया। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखो, आपको इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं है, इनिशियल कंडीशन दी गई, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो ध्यान सोचो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है, 0, ये टर्म क्या होगा 0, अर्थात c1 की वैल्यू क्या आ गई 0। इक्वेशन हमारे पास क्या बची, हमारे पास इक्वेशन बची dx बाई dt, हमारे पास इक्वेशन क्या बची dx बाई dt इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टी, ई बाई एम इंटू टी। क्लियर? दोबारा से इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से x क्या आ गया, यहाँ से आ गया ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर प्लस c2। ठीक, फिर से क्या है, हमने माना था कि पार्टिकल कहां चलना शुरू हुआ, ओरिजिन से, तो हमने क्या मान लिया कि एट t इज इक्वल टू 0, x भी क्या है 0, अगर t और x को 0 को c2 क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन और x डायरेक्शन। तो ध्यान सोचो कि y में अंतर क्या है, y में केवल एक्सेलरेशन जो है वो चेंज है, यहाँ पे e बाई एम था, यहाँ पे g है। ध्यान सोचो, इसमें e बाई एम की जगह क्या आ जाएगा g, तो y के लिए क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। अगर आप इसको डाल दो 1, इसको डाल दो 2, अगर आप 2 डिवाइडेड बाई 1 कराओ तो क्या आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू जी बाई ई बाई एम, एम ऊपर पहुंच गया तो गया है। यहाँ से क्या लिख दिया हमने, y इज इक्वल टू एम जी बाई ई इंटू एक्स। करेक्ट है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट। क्लियर? पक्का? तो अब ये हमने किया कैलकुलेशन वाइज, कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे इन क्वेश्चंस में, हमें किस किस तरह से जो इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं उनको हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है, बहुत ध्यान सोचो कि हमारे पास एक्सीलरेशन एक इस डायरेक्शन में है, एक एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है और एक एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, इसको हमने ए हॉरिजॉन्टल मान लिया, इसको हमने ए वर्टिकल मान लिया, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, इधर की तरफ क्या होगा, अंडर रूट ए एच स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर? अब चूंकि AH और AB दोनों, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, कि चूंकि AH और AB दोनों के दोनों आपके कांस्टेंट एक्सीलरेशन थे, तो इस वजह से ये जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल आल्सो बी अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और ये भी अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो इस वजह से जो इसका पाथ है वो चेंज नहीं होगा थ्रू आउट मोशन, तो वो लगातार की लाइन नहीं चलता जाएगा। चूंकि सोचो कि ए भी सोचो कांस्टेंट ना हो, ये लगातार समय के साथ में बढ़ रहा होता, तो ये कंपोनेंट इसका लगातार बढ़ रहा होता, यानी पार्टिकल जो इस तरह से भागता, पैराबोलिक कुछ होता। ठीक, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को मैं करना है। अब कॉमन सेंस से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, या अगर आप सोच पाओ कि इधर AH है इधर AB है, चूंकि दोनों कांस्टेंट है उधर भी कांस्टेंट होगा तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन पाओ, सिंपल।
क्या चीजें समझ आ रही है? क्या क्या ये जो लैपटॉप वाला ये जो सिस्टम है, बोर्ड के अतिरिक्त, मतलब बोर्ड पे तो अपन करते ही करते हैं, लैपटॉप पे मैंने सोचा कि थोड़ा क्वेश्चन वगैरह लिख के कराने में आसानी हो जाएगी, ऐसे मेरे को पढ़ना पड़ेगा, फिर स्क्रीन पे आपको दिखाना पड़ेगा, इससे अच्छा अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या ये चीजें वर्क कर रही है, क्या आपको समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा हो तो फिर अपन वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल पर लाइक तो सब्सक्राइब कर देना। तो 5 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपसे क्या बताया गया? अगले क्वेश्चन आपको, अगले क्वेश्चन में मैंने कहां से लिया है? चेस 2012 से। अगले क्वेश्चन यानी चेस 2012 से। आपसे क्या बोला गया? एक पॉइंट चार्ज क्यू, जो कहां रखा हुआ है? 0,0,डी पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू जो कहां रखा हुआ है? 0,0,डी पे रखा हुआ है। अब ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है इनफाइनाइट, उसको मैं ग्राउंड कर दिया था, यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। ये डी हाइट पर। अब क्या आपसे बोल रहा है कि ये z इक्वल टू 0 प्लेस, आपसे क्या बोल रहा है कि आप कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं इसके अलावा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0, माइनस डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताओ। ये आपको डी दी गई, ये डी दी गई, यहाँ पे डी है। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है? इन क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है मिरर इमेज मेथड। ठीक है, ये मेथड ऑफ इमेजेस। ठीक, मेथड ऑफ इमेजेस क्या बताता है? इसमें ना एक थ्योरम यूज होती है, तो बहुत इजीली उनसे चीजें समझ आ जाती है कि मान लो मेरे पास दो बाउंड्रीज है, एक यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2। जब दोनों बाउंड्रीज पे पोटेंशियल में गिवन है, तो बहुत ध्यान से सोचो कि यहाँ पर क्या होगा? यूनिकनेस, एक थ्योरम होती है यूनिकनेस थ्योरम। क्या होती है? यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलती है आपसे कि अगर हमारे पास दो सरफेसेस है और तुम दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल फिक्स है, कांस्टेंट दिया गया है, ये जो है कांस्टेंट दिया गया है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इनके बीच में केवल और केवल एक ही फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो पोटेंशियल का हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, पोटेंशियल का एक ही फंक्शन है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक फंक्शन हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये ग्राउंडेड प्लेट थी, यहाँ पे v इक्वल टू 0 थी, एक सरफेस हमने ये मान ली और दूसरी सरफेस की हमने इन्फिनिटी की। अब चूंकि इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 होगा, तो ये दोनों सरफेसेस हो गई, उनके बीच में जो फंक्शन होगा पोटेंशियल का वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये चार्ज Q1 था, हमने इस तरह का सिस्टम जनरेट किया जिससे कि हम इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना करें। यहाँ पर पोटेंशियल जीरो, हमने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया -2, सेम डिस्टेंस पर, ये डी था, तो यहाँ हमने डी पर एक चार्ज रख दिया -2। अब बहुत ध्यान सोचो, इस लाइन का पोटेंशियल क्या होगा? 0। अर्थात यहाँ से ग्राउंडेड जो कंडक्टिंग प्लेट थी, कंडक्टिंग प्लेट जो थी उसको आप हटाओ, उसको क्या करो? हटाओ, जल्दी वहां से हटाओ। उसको आप हटाओ और हटा के क्या करो, ये माइनस चार्ज। अब ये सिस्टम भी है ना, ये पोटेंशियल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, अर्थात पोटेंशियल अगर सेम है तो उनके बीच का पोटेंशियल जो फंक्शन है वो भी सेम होगा, अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो भी सेम रहेंगे। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हम निकालेंगे इसकी वजह से, इस सिस्टम की वजह से, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से, ये जो 2D पर रखे हुए हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। हमें क्या करना है? हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0 माइनस डी, अर्थात इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट की इसकी वजह से 0 होगा, बट इसकी वजह से आएगा, क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी? 2D का स्क्वायर, के क्यू बाई 2D का स्क्वायर, यानी के की वैल्यू के 12 चार 16, 1/16 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, क्यू बाई 16 पाई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट? 16 वाला, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। मैं और क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहता हूँ, बेसिकली अभी हम लोग कर सकते हैं और भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं, बट पहले मेरी बात आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो मैं वे मतलब अपना रहा हूँ, ये चीजें वर्क कर रही है नहीं कर रही है, आप बोर्ड पे ही ज्यादा कंफर्टेबल। ठीक है, मेरे ख्याल से दिस मेथड इज कन्वीनियंट टू शो यू द प्रॉब्लम्स टू यू बेसिकली। अब मैं उस पर क्या करता हूँ, उस पर तो लाइक मैंने आपको प्रॉब्लम्स पढ़ के सुना दूँ, ठीक है, या फिर मैंने बाद में एडिटिंग में आपको दिखाया वहां से कि किस क्या क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली किस किस साल की, बट यहाँ पे क्या चीजें बहुत आसानी से मैं आपको दिखा पाता हूँ। ठीक है, जब प्रॉब्लम सेशन वाला होगा तो हम लोग इसी तरह से करेंगे, जब प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करनी होगी तो हम लोग इसी मेथड से करेंगे। अगर इस मेथड में आपको कोई दिक्कत लग रही है कि नहीं यार चीज समझ नहीं आ रही है, वो फील नहीं आ रहा है, आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बता सकते। ठीक है, तो क्लास अभी और लंबी चल सकती है, बट चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास में यहाँ पे मैंने 5-6 सवाल आपको कराए, आप जो यहाँ का रिव्यू देके बताओ कि इस तरह की क्लास किस तरह की, जो हमने ये सीरीज शुरू करी, मैंने आपको काफी टाइम 1-2 हफ्ते हो गए मैंने अनाउंसमेंट दी थी कि इस पे पीवाईक्यूज जो होंगे, आईटी जाम, सीयूटी, जस्ट, गेट, टीआईआर, इनके जो पीवाईक्यूज होंगे इन पे अपन एक सीरीज लाएंगे। तो ये सीरीज का शुभारंभ जो है आज हो चुका है। बताना आपको है किस तरह का ये शुभारंभ रहा है, अच्छा बुरा। हालांकि क्वेश्चंस मैंने और भी सेलेक्ट किए थे कराने के लिए आपको,
लेकिन अभी इस क्लास में मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। समय का मतलब क्या, समय तो अपन दे सकते हैं बट फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू आपका देना बहुत जरूरी। तो आप जो है अपने रिव्यू जो होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखो, कहाँ लिखोगे, कमेंट्स में लिखोगे। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आप फिजिक्स टॉक्स पे नए हो, तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना फ्रॉम द प्ले स्टोर। मतलब प्ले स्टोर का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें जाकर के एनरोल कर लो। बहुत छोटे छोटे से पेमेंट्स पे आप बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है उनका बेनिफिट ले सकते हो। तो बहुत चीजें मैंने आपके लिए सुटेबल कर दी है, बाकी रिव्यूज आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।